अब तुम क्या करना चाहते हो? बिलाखिर वली मोहम्मद ने पूछा। आज रात। मैंने जवाब दिया, रुस्तम के घर पर छापा मारना है। इसके साथ और कौन कौन है? वो अकेला ही रहता है, वली मोहम्मद ने जवाब दिया। उसका मकान बस्ती की दूसरी तरफ जरा हट कर नदी के किनारे पर है। वो शाम का अंधेरा फैलते ही अपनी दुकान बंद करके चला जाता है और फिर घर से बाहर नहीं निकलता। उससे कोई मिलने भी जाए तो टाल देता है। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, अब तो मुझे भी उस पर शुबा होने लगा है। उसके आने से पहले भी मुजाहिदीन पनाह लेने के लिए बस्ती में आते रहते थे और एक आध दिन गुजार कर चले जाते थे, मगर पिछले 4 महीनों के दौरान 3 मरतबा मुजाहिदीन पनाह लेने के लिए यहाँ आए और हर मरतबा यही हुआ कि चंद घंटों बाद ही भारतीय फौजी बस्ती को घेर लेते। इस तरह कम से कम 7 मुजाहिदीन इस बस्ती में भारतीय फौजियों के हाथों मारे जा चुके हैं और 3 घरों को जलाकर राख कर दिया गया है। दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनकर वो खामोश हो गया। मैंने उसको हिदायत दी कि बाबा की शहादत के बारे में तो बेशक अपने साथियों को बता दे, लेकिन रुस्तम का नाम उसकी जबान पर नहीं आना चाहिए। वली मोहम्मद उठकर बाहर चला गया। वो दोनों उसके साथी थे। वली मोहम्मद ने इन्हें बाबा के बारे में बताने में जरा देर न लगाई। उन दोनों की आंखें भी भीग गईं। तकरीबन 1 घंटे बाद वो दोनों वापस चले गए और वली मोहम्मद हमारे साथ बैठा बातें करता रहा और फिर थोड़ी ही देर बाद मुख्तलिफ लोगों की आमदोरफ्त शुरू हो गई। रात 11 बजे के करीब 3 और आदमी आए। उनमें एक कदरे भारी भरकम आदमी भी शामिल था। उम्र 40 के लगभग रही होगी। गोल दाढ़ी, जिसके आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके थे। सर पर सफेद कपड़े की टोपी, हाथ में तस्बीह और कंधों पर सुर्ख चेकदार रुमाल फैला हुआ था। ये बाबा रुस्तम है। वली मोहम्मद ने उसका तारुफ करवाया। बहुत नेक, परहेजगार और शरीफ आदमी है। भारतीय फौजियों ने इनके बीवी बच्चों को शहीद कर दिया, घर जला डाला। ये पिछले चंद माह से यहाँ रह रहे हैं। रुस्तम ने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। उसने बड़ी अजीब सी नजरों से अंगूरी की तरफ देखा था। मुझे अंदाजा लगाने में देर न लगी कि उसे किसी तरह बाबा अब्दुल फतेह की शहादत की खबर मिल गई थी और वो तस्दीक कराने आया था। मैंने उसे ये भी बताया कि जो 4 फौजी बाबा को पकड़ने आए थे वो हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात उभरे। तकरीबन आधे घंटे बाद रुस्तम चला गया। उसके साथ आने वाले भी थोड़ी देर बाद रुखसत हो गए। अब मैं इसे मौका नहीं देना चाहता। मैंने वली मोहम्मद की तरफ देखते हुए कहा, क्या प्रोग्राम है? उसने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। अभी चलते हैं। अगर हमारा शुबा दुरुस्त निकला तो उसे माफ नहीं किया जाएगा, मैंने जवाब दिया। अंगूरी भी हमारे साथ जाने को तैयार थी। थोड़ी देर बाद ही हम वली मोहम्मद के घर से निकल आए। बस्ती की गलियां सुनसान पड़ी थी। कहीं कहीं कुत्तों ने भौंक कर हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, मगर वली मोहम्मद ने इन्हें डांट कर भगा दिया। रुस्तम का मकान बस्ती से तकरीबन 100 गज दूर एक छोटी सी नदी के किनारे पर था। मकान के करीब पहुंचकर हम बहुत मोहतात हो गए। 4 दीवारी ज्यादा ऊंची नहीं थी। हम बहुत एहतियात से अंदर कूद गए। ये 2 कमरे का मकान था। एक कमरे के दरवाजे के साथ ही खिड़की थी जिसके पट बंद थे, लेकिन उसमें बहुत मामूली सी दर्ज थी। मैंने आगे बढ़कर उस झुरी से आंख लगा दी और फिर अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। सामने ही लकड़ी की एक चौकी रखी हुई थी। चौकी की एक तरफ लैलटेन थी और उसके साथ ही 10 बाई 8 इंच के लकड़ी के फ्रेम में काली देवी की तस्वीर रखी हुई थी और रुस्तम चौकी के सामने जमीन पर आलती पालती मार कर बैठा हुआ था। उसका सर किसी कदर झुका हुआ था और दोनों हाथ जोड़ रखे थे। सिर्फ 1 मिनट बाद ही उसने तस्वीर दूसरी तरफ पड़े हुए ट्रंक में एहतियात से कपड़ों के नीचे रख दी और उस ट्रंक में से 4 बाई 6 इंच हुजम का एक डब्बा निकालकर अपने सामने रख लिया। मेरी कनपटियां सुलग उठी और दिमाग में सनसनाहट होने लगी। वो ट्रांसमीटर था। मैंने बड़ी आहिस्तगी से अपनी जगह से हरकत करके वली मोहम्मद को इशारा किया। उसने झुककर खिड़की की छुरी से आंख लगा दी और फिर एक झटके से सीधा हो गया। अंगूरी भी मेरे करीब ही खड़ी थी। उसने भी खिड़की की छुरी से आंख लगाकर अंदर का मंजर देख लिया। सूरत-ए-हाल कुछ यूं थी कि वहाँ सन्नाटा था। अगर हम सरगोशी में भी बात करते तो आवाज अंदर पहुँच सकती थी। वली मोहम्मद ने मुझे इशारे से बताया कि इस कमरे के पिछली तरफ भी एक खिड़की है। मैंने अंगूरी को उस तरफ भेज दिया ताकि अगर रुस्तम उस खिड़की के रास्ते फरार होने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। अंगूरी के पास राइफल थी और वो उसे इस्तेमाल भी करना जानती थी। दूसरी राइफल मेरे पास थी। वली मोहम्मद खाली हाथ था। मैंने एक बार फिर खिड़की की झुरी से आंख लगाकर देखा। रुस्तम हाथ में पकड़े हुए उस डब्बे का ढकना खोल चुका था। उसने पहले रेडियो एंटीना की तरह का 1 इंच लंबा राड बाहर निकाला और एंटीना ही की तरह उसे खींचकर खोलता चला गया। वो पतला सा एंटीना राड तकरीबन 2 फुट ऊपर तक चला गया। अब वो डब्बे के अंदर 2 बारीक सी तारों को आपस में जोड़ने लगा। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर सी दौड़ गई थी। दिमाग में धमाके हो रहे थे। मुझे समझने में देर न लगी कि वो ट्रांसमीटर पर किसी को बाबा अब्दुल फतेह की मौत और बस्ती में हमारी मौजूदगी की इत्तला देना चाहता था। अब एक लम्हा भी जाया करना मुनासिब नहीं था। मैं दरवाजे के सामने आ गया और 2 कदम पीछे हटकर कंधे की एक भरपूर टक्कर दरवाजे पर मारी। अंदर से लगा हुआ दरवाजे का कुंडा ज्यादा मजबूत न था। पहली ही टक्कर में दरवाजा धड़ से खुल गया। दरवाजे के धमाके की आवाज सुनकर रुस्तम उछल पड़ा। ट्रांसमीटर उसके हाथ से छूटकर चारपाई पर गिर गया।
वो बुरी तरह बदहवास हो गया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में इसके मजबूत आसाब की दाद दिए बगैर ना रह सका। कोई और होता तो इस अचानक उफ्ताद पर सकते में आ जाता और कुछ देर तक अपनी जगह से हरकत करने के काबिल न रहता, लेकिन रुस्तम ने 30 सेकंड से भी कम वक्त में न सिर्फ अपने हवास पर काबू पा लिया, बल्कि इससे भी ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए कुर्ते के नीचे हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिया। दरवाजे को टक्कर मारते हुए मैंने राइफल को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। झटका लगने से मैं भी लड़खड़ाया था, लेकिन संभल गया था और इसके साथ ही राइफल को भी घुमा दिया था। राइफल का बट रुस्तम के रिवॉल्वर वाले हाथ पर लगा। उसके मुंह से कराह निकली। रिवॉल्वर हवा में उड़ता हुआ दरवाजे के पट से टकरा कर दहलीज के करीब गिरा। रुस्तम ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। मैं राइफल को इसी तरह पकड़े खड़ा रहा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। तुम्हारा राज खुल चुका है रुस्तम, तुम भाग कर कहीं नहीं जा सकते। बेहतर है तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मैंने अपनी जगह खड़े खड़े कहा, अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो इस बस्ती में ऐसी तबाही नाजिल होगी जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। उसने खिड़की की चटखनी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। उसका ख्याल था कि मुझे बातों में लगाकर खिड़की के रास्ते फरार हो जाएगा। मैं भी इत्मीनान से अपनी जगह पर खड़ा था। तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते, कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। काली माई मेरी रक्षा कर रही है, जो भी मेरा रास्ता रोकेगा जलकर भस्म हो जाएगा। उसने खिड़की खोल ली। मैं उस वक्त इत्मीनान से खड़ा था। रुस्तम का ख्याल था कि मैं उसकी काली माई के नाम से डर गया हूँ, इसलिए अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा। उसने दोनों हाथ खिड़की की चौखट पर टिका दिए और दूसरी तरफ कूदने के लिए उछला, लेकिन उसी लम्हे वो भयानक अंदाज में चीखता हुआ अंदर की तरफ गिरा। बाहर खड़ी हुई अंगूरी ने राइफल का बट पूरी कुव्वत से उसके कंधे पर रसीद कर दिया था और वो कुत्ते की तरह बिलबिला उठा था। क्यों रुस्तम, मैंने राइफल सीधी करते हुए कहा। तुम्हारी काली माई का जादू उल्टा तो नहीं हो गया? तुम लोग बच नहीं सकोगे, वो कराते हुए बोला। इसी दौरान वली मोहम्मद भी कमरे में आ गया था और उसने झुककर रुस्तम वाला रिवॉल्वर भी उठा लिया था। अकबी खिड़की के बाहर अंगूरी खड़ी थी और उसने राइफल की नाल खिड़की की चौखट पर टिका कर रुस्तम को जद में ले रखा था। बाबा अब्दुल फतेह का शुबा तुम पर दुरुस्त था, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। तुम लोग वादी में जो कुछ कर रहे हो, बेगुनाह लोगों को जिस तरह जुल्म सितम का निशाना बना रहे हो, उसका हिसाब तो तुम लोग से ले लिया जाएगा, लेकिन इस वक्त तो इस बस्ती वाले तुमसे हिसाब लेंगे। उन्होंने मजलूम समझकर तुम्हें पनाह दी, रहने को मकान, काम धंधे को पैसे जमा करके दिए। ये नेकी अगर वो अपने किसी मुसलमान भाई के साथ करते तो इनकी आइंदा नस्लें भी उनकी शुक्रगुजार रहती, मगर तुम्हारे धर्म में वफा नाम की तो कोई चीज ही नहीं। तुम इनका दिया खाते रहे और इन्हीं के साथ गद्दारी करते रहे। मैं चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। बाबा अब्दुल फतेह को तो शुबा था, लेकिन हमें अब यकीन हो चुका है कि तुम बाकायदा प्लानिंग के तहत यहाँ आए थे। यहाँ तुम्हें भेजा गया था। इसके लिए एक कहानी घड़ी गई। कश्मीर के मुसलमानों के साथ तो बरसों से ये जुल्म हो रहा है। किसी मामूली सी बात पर इनके घरों को जलाकर राख कर दिया जाता है। इनके बीवी बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। और इस बस्ती वालों की सादा लोही तो देखो। तुमने यहाँ आकर इन्हें एक दर्दनाक झूठी कहानी सुनाई और उन्होंने यकीन कर लिया। तहकीक करने की जरूरत शायद इसलिए नहीं समझी कि वादी में हर जगह मुसलमानों के साथ यही कुछ हो रहा है। उन्होंने तुम्हारी कहानी पर यकीन कर लिया और तुम इनकी सादा लोही से फायदा उठाकर अपना काम करते रहे। तुम्हारा असल मिशन शायद बाबा अब्दुल फतेह का सुराग लगाना था, इसलिए तुमने पहले बहुत नेक और शरीफ इंसान और पक्का मुसलमान बनकर बस्ती वालों का एतमाद हासिल किया। बाबा अब्दुल फतेह बस्ती में आता रहता था, तुम उनका एतमाद भी हासिल करने की कोशिश करते रहे और बस्ती में बाज लोगों से भी उनके ठिकाने के बारे में पूछने की कोशिश करते रहे। लेकिन बस्ती के लोग गद्दार नहीं हैं, वो अपने हीरो का ठिकाना कैसे बता देते। इसी दौरान तुमने अपनी दूसरी सरगर्मियां जारी रखी और वक्तन फवक्तन बस्ती में पनाह लेने वाले मुजाहिदीन के बारे में अपने आकाओं को इत्तला देते रहे। मुझे नहीं मालूम तुमने बाबा अब्दुल फतेह का ठिकाना किस तरह मालूम कर लिया था। हो सकता है कि बस्ती के किसी शख्स के मुंह से गलती से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे तुम्हें बाबा का ठिकाने का पता चल गया हो और तुमने अपने आकाओं को इत्तला दे दी हो। बाबा अब्दुल फतेह ने मुजाहिदाना जिंदगी गुजारी थी। इसने एक मुजाहिद ही की तरह मौत को गले लगाया। वो तो शहादत के रुतबे पर फायज हुआ और मुजाहिद की ख्वाहिश यही होती है, लेकिन वो जो 4 भेड़िए उसे घेरने के लिए आए थे उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सका। वो चारों जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। उनकी लाशें भेड़ियों की खुराक बन चुकी होंगी। मैं खामोश हो गया। मेरी नजरें रुस्तम के चेहरे पर मरकूज थी। वो फर्श पर खामोश बैठा अभी तक अपना कंधा सहला रहा था, जहां अंगूरी ने राइफल के बट की जरब लगाई थी। तुम्हें शायद किसी तरह हमारी बस्ती में आने की इत्तला मिल गई थी। मैंने चंद लम्हे की खामोशी के बाद कहा, और शायद तुम्हें बाबा अब्दुल फतेह की शहादत का भी पता चल गया था और तुम तस्दीक करने के लिए वली मोहम्मद के घर पहुंच गए थे। लेकिन तुम ज्यादा देर वहां नहीं बैठे। तस्दीक होते ही वापस आकर ट्रांसमीटर पर अपने आकाओं को इत्तला देने जा रहे थे। तुमने जो कहना था कह चुके, रुस्तम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा।
उस वक्त उसके चेहरे पर और लहजे में इत्मीनान की झलक देखकर मैं चौंके बगैर ना रह सका। तो गोया तुम्हारे पास भी कहने को कुछ है? मैंने उसे घूरा। हाँ, ये जो कुछ भी हुआ किसी गलतफहमी का नतीजा है। मैं मुसलमान हूँ, इसी वादी की मिट्टी में जन्म लिया है। मैं भी इस जमीन का इतना ही वफादार हूँ जितने तुम या कोई और मुसलमान हो सकता है। मैं इस सरजमीन से गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तुम अगर आराम से बैठकर बात करो तो मैं अपने आप को सच्चा साबित कर सकता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तो फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों की थी? मैंने उसे घूरा। हर कश्मीरी मुसलमान की तरह मैं भी डरा हुआ हूँ। जिंदगी का एक एक लम्हा खौफ के साए में गुजरता है। मेरी कहानी तुम सुन चुके हो, वो गलत नहीं है। मेरे साथ वाकई जुल्म हुआ है। वो चंद लम्हे को खामोश हुआ, फिर बोला, श्रीनगर में मेरे साथ जो जुल्म हुआ वो कोई ढकी छुपी बात नहीं। तुम श्रीनगर के लाहौरी मोहल्ले में जाकर तस्दीक करा सकते हो। मेरे हाथों एक भारतीय फौजी मारा गया था। मैं चुप कर यहाँ जिंदगी गुजार रहा हूँ। तुमने जब टक्कर मारकर दरवाजा खोला तो मैं समझा कि भारतीय फौजियों को मेरे बारे में पता चल गया है और वो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। इसलिए मैंने भागने की कोशिश की। और वो ट्रांसमीटर, मैंने जमीन पर पड़े हुए ट्रांसमीटर की तरफ इशारा किया। वो ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांसिस्टर है, रुस्तम ने जवाब दिया। मैं खबरें सुनने के लिए रेडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा था कि तुम इस वक्त किसी रेडियो स्टेशन की खबरें नहीं आती। मैंने उसकी बात काट दी। ऑल इंडिया रेडियो से तकरीबन हर घंटे बाद खबरों का बुलेटिन नशर होता है जिससे हालात का पता चलता रहता है। मैं फिर कहता हूँ कि तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं मुसलमान हूँ। और कैसे मुसलमान हो? मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी। मुसलमान खुदा के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगते। किसी मुश्किल के वक्त भी उनके मुंह से खुदा का ही नाम निकलता है। और तुम कैसे मुसलमान हो कि मुझे अपनी काली देवी के अजाब से डरा रहे थे? मैं श्रीनगर में पैदा हुआ और वहीं पला बड़ा हूँ, रुस्तम ने जवाब दिया। वो बिलाशुबा आहनी असाब का मालिक था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद उसने अपने आप पर काबू पा लिया था और इस वाक़ये को कोई और रंग देने की कोशिश कर रहा था। और मेरा ख्याल में इसकी बात सुन लेने में कोई हर्ज नहीं था। हमारे मोहल्ले में हिंदुओं की कसरत है। मैं बचपन ही में उनके बीच पला बड़ा हूँ। हिंदी शब्द बोलने और हिंदू देवी देवताओं के नाम लेने की आदत हो गई है। ऐसे मुसलमान को तो डूब कर मर जाना चाहिए जो पत्थर की मूर्तियों को भी खुदा मानकर उनका नाम जबान पर लाता हो। मैंने उसे घूरा। तुम हिंदुओं के बीच पले बड़े हो, लेकिन क्या आज तक तुमने किसी हिंदू के मुंह से अल्लाह का नाम निकलते सुना है? क्या कभी किसी हिंदू को बिस्मिल्लाह या माशाल्लाह या इंशाल्लाह कहते हुए सुना है? नहीं रुस्तम, तुम्हारी ये कहानी एक दिलचस्प लतीफ़ा तो हो सकती है मगर इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और फिर तुम्हारे इस ट्रंक में तुम्हारी उस काली माई की फ्रेम शुदा तस्वीर तुम्हारे इस बयान की नफी कर रही है। कैसी तस्वीर? उसके लहजे में हैरत थी। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग मुतगय्यर हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। मैंने झुककर चारपाई के नीचे से ट्रंक बाहर खींच लिया, ट्रंक का ढकना उठाया और कपड़े के नीचे से वो फ्रेम निकाल लिया। ये है तुम्हारी काली माई की तस्वीर जिसकी तुम हमारे आने से पहले पूजा कर रहे थे। मैंने तस्वीर उसके सामने फेंक दी। ये तस्वीर। वो पहली मर्तबा हकलाया मगर फौरन ही संभल गया। तकरीबन 20 दिन पहले भारतीय फौजियों ने मुजाहिदीन की तलाश में इस बस्ती पर रेड किया था। उनके ट्रक इस तरफ से गुजर रहे थे। वापसी पर यह फ्रेम शायद किसी ट्रक से गिर गया था। तुम जानते हो, हिंदू फौजी अपने देवी देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां या तस्वीरें अपने पास रखते हैं। ये तस्वीर भी शायद ट्रक पर लगी होगी जो झटका लगने से गिर गई और मैं इसे उठाकर यहाँ ले आया। ठीक कहा तुमने, मैंने कहा। मैं आखिरी हद तक तुम्हारी बात सुनने को तैयार हूँ। एक झूठ छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं और उनमें तसलसल कायम नहीं रखा जा सकता। मैं हर तरह से साबित कर सकता हूँ कि तुम मुसलमान नहीं हिंदू हो और एक प्लानिंग के तहत मुखबरी के लिए यहाँ आए हो। तुम्हें मेरी बात का यकीन करना पड़ेगा। मैं मुसलमान हूँ। मैंने वली मोहम्मद को इशारा किया। वो नपे तुले कदम उठाता हुआ रुस्तम के पीछे चला गया। मैं जो कुछ करना चाहता था इसके लिए अंगूरी की मौजूदगी मुनासिब नहीं थी। मैंने उसे इशारा किया। वो खिड़की से एक तरफ हट गई। वली मोहम्मद ने अचानक ही रुस्तम को पीछे से बाहों में जकड़ लिया। रुस्तम भी शायद समझ गया था कि मैं क्या करने वाला हूँ। वो मजामत करने लगा जिसके नतीजे में वो दोनों फर्श पर गिर गए। वली मोहम्मद के हाथ से रिवॉल्वर छूट कर गिर गया था मगर उसने रुस्तम पर अपनी गिरफ्त ढीली नहीं होने दी थी। मैं भी आगे बढ़ आया। रुस्तम बुरी तरह लाते चला रहा था लेकिन मैं उसके पजामे का बंद खोलने में कामयाब हो गया और फिर मैं पीछे हट गया था। अब किसी और सबूत की जरूरत नहीं थी। वो हिंदू था। छोड़ दो इसे। मैंने वली मोहम्मद को इशारा किया। वली मोहम्मद उसे छोड़कर अलग हटा ही था कि उसने अपनी बरहनगी की परवाह किए बगैर बड़ी तेजी से पिस्तौल की तरफ छलांग लगा दी। पिस्तौल हाथ में आते ही उसने फायर कर दिया। गोली मेरे सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई और इससे पहले कि रुस्तम को दूसरी गोली चलाने का मौका मिलता खिड़की की तरफ से फायर हुआ और रुस्तम चीखता हुआ ढेर हो गया।
अंगूरी की चलाई हुई गोली रुस्तम के रिवॉल्वर वाले बाजू पर कलाई से जरा ऊपर लगी थी और हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी। रिवॉल्वर उसके हाथ से छूट गया था, जिसे वली मोहम्मद ने झपट कर उठा लिया। रुस्तम के बाजू से खून की धारा बह निकली थी और वो बुरी तरह चीख रहा था। वली मोहम्मद ने आगे बढ़कर इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। तुमने हमारे कई मुजाहिदों को धोखे से मरवा दिया, हमारे बाबा अब्दुल फतेह को शहीद करवा दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बता कौन है तू। वली मोहम्मद उस पर ठोकरें बरसाता हुआ चीख रहा था। इसे छोड़ दो वली मोहम्मद, मैंने कहा, ये इस तरह नहीं बताएगा, इसके लिए दूसरा तरीका इख्तियार करना होगा और इसे सजा तो ऐसी दी जाएगी कि आइंदा वो लोग अपना कोई जासूस किसी बस्ती में भेजने की जरूरत नहीं करेंगे। वली मोहम्मद ने उसे छोड़ दिया। इस दौरान अंगूरी भी कमरे में आ गई थी। रुस्तम का निचला धड़ भराना था। अंगूरी रुख बदलकर खड़ी हो गई और वली मोहम्मद ने रुस्तम का पजामा ऊपर खींचकर कमर बंद बांध दिया। मैं रुस्तम के सामने आ गया। मुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम्हें किसने भेजा था या तुम्हारा नाम क्या है, मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अब तक तुम ऐसे कितने मिशन पाया तकमील तक पहुँचा चुके हो और तुम्हारी वजह से हमारे कितने मुजाहिदीन तुम्हारे सुरमाओं के हाथों शहीद हो गए हैं, कितने घर जलाए हैं और कितने बेगुनाहों को जुल्म का निशाना बनाया है। रुस्तम जबान खोलने को तैयार नहीं था, लेकिन मैं भी खामोश ना रह सका। मैं इधर उधर देखने लगा। मुझे कमरे के एक कोने में रखी हुई एक छड़ी मिल गई। शहतूत की ये छड़ी तकरीबन 3 फुट लंबी थी। मैंने वो छड़ी उठाकर देखी, फिर वली मोहम्मद को इशारा किया। हम दोनों ने रुस्तम को चारपाई पर सीधा लिटाकर रस्सी से बांध दिया और मैं छड़ी उठाकर पाइंती की तरफ आ गया। रुस्तम की आंखों में वहशत भर गई। हम भी तशद्दुद के कुछ तरीके जानते हैं और सच बात तो ये है कि हम लोगों ने तशद्दुद के तरीके तुम ही लोगों से सीखे हैं। तुम लोग हमारे पकड़े जाने वाले मुजाहिदीन और बेगुनाह शहरियों पर तशद्दुद के जो हरबे आजमाया करते हो, इनमें से सिर्फ एक तुम पर आजमाऊंगा और मुझे यकीन है कि तुम मुझे कोई दूसरा तरीका इस्तेमाल करने का मौका नहीं दोगे। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा और फिर छड़ी जोर से उसके पैरों के तलवों पर मारी। वो चीख उठा, मगर मैं रुके बगैर छड़ी की ज़रबे लगाता रहा। अगर उसके हाथ पैर बंधे ना होते तो वो तकरीबन फर्श पर गिरकर पानी से निकली हुई मछली की तरह तड़पने लगता, मगर रस्सी की बंदिशों ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया। ठहरो ठहरो, बताता हूँ, वो चीख उठा। मैंने हाथ रोक लिया। उसका बाजू पहले ही जख्मी था। अंगूरी की चलाई हुई गोली हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी और अब पैरों पर लगने वाली ज़रबों ने उसे जबान खोलने पर मजबूर कर दिया था। उसका नाम चंद्रपाल था। वो श्रीनगर ही का रहने वाला था। पहले पुलिस के लिए मुखबिर की हैसियत से काम करता था। इसकी फराहम करदा इत्तलात पर पुलिस ने कई बेगुनाहों को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया था और इस तशद्दुद से 2 आदमी शहीद भी हो गए थे। शहर में रहते हुए उसका सबसे मकरू और स्याह कारनामा वो था जब उसने अपने ही मोहल्ले की एक खूबसूरत मुसलमान लड़की के खिलाफ पुलिस में मुखबरी की थी। वो लड़की पहलगाम की रहने वाली थी और महीने में 1-2 मरतबा अपने मामू के घर आया करती थी, जो उसे कपड़ों पर कढ़ाई का काम लेकर दिया करता था। एक मरतबा चंद्रपाल ने उसे छेड़ दिया था, जिस पर लड़की ने उसे थप्पड़ रसीद कर दिया था। ये इत्तफाक था कि उस वक्त गली सुनसान थी। अगर कोई मुसलमान चंद्रपाल को लड़की को छेड़ते हुए देख लेता तो चंद्रपाल जिंदा ना बचता। चंद्रपाल ने अपनी तौहीन का बदला लेने के लिए पुलिस को उसके खिलाफ ये झूठी इत्तला फराहम कर दी कि ये लड़की दरअसल मुजाहिदीन की मुखबिर है, जो श्रीनगर में अपने मामू से पुलिस और फौज की सरगर्मियों की रिपोर्ट्स लेकर मुजाहिदीन को पहुंचाती है। पुलिस ने उसी रात अब्दुल सत्तार नामी उस शख्स के घर पर छापा मारकर अब्दुल सत्तार और उसकी भांजी जरीना को गिरफ्तार कर लिया। अब्दुल सत्तार को पूछगछ के दौरान इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो जिंदगी भर के लिए मफलूज हो गया और जरीना नामी उस लड़की को इज्तमाई तौर पर हवस का शिकार बनाया गया। जब उसे छोड़ा गया तो वो अपने हवास खो बैठी थी। दूसरे ही रोज उसने जीरो ब्रिज से दरिया में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। चंद्रपाल कई साल तक श्रीनगर शहर में पुलिस के लिए मुखबरी का काम करता रहा, फिर फौज तक पहुंच गया। अब वो फौज के लिए मुखबिर का काम करने लगा। उसे हर मर्तबा नई कहानी देकर किसी ऐसी बस्ती में भेज दिया जाता जहां मुजाहिदीन की खुफिया सरगर्मियों का शुबा होता। चंद्रपाल मुसलमान के भेष में उस बस्ती में पहुंच जाता और भारतीय फौजियों के जुल्म की फर्जी कहानी सुनाकर बस्ती वालों की हमदर्दियां हासिल कर लेता और वहां रहकर उनकी जड़ें खोखली करने लगता। 4-5 महीने पहले फौज के डिफेंस इंटेलिजेंस के एक कर्नल ने उसे एक नया मिशन सौंपा था। उस कर्नल को अपने जराये से इत्तला मिली थी कि अब्दुल फतेह इस बस्ती के आसपास कहीं रूपोश जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन कोशिश के बावजूद उसके ठिकाने का पता नहीं चल सका था। चंद्रपाल को ये मिशन देकर यहाँ भेजा गया। बाबा अब्दुल फतेह ने माजी में भारतीय फौजियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचाए थे। उसकी गिरफ्तारी पर फौज की तरफ से और श्रीनगर की कठपुतली सरकार की तरफ से लाखों रुपए के इनामात मुकर्रर किए
دیے گئے تھے۔ چندرپال سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر اس کی فراہم کردہ اطلاعات پر عبدالفتح گرفتار ہو گیا تو تمام انعامی رقوم اسے دے دی جائیں گی۔ چندرپال کے کہنے کے مطابق وہ 1 مہینے کے اندر اندر بستی والوں کا اعتماد حاصل کر چکا تھا۔ وہ اس کی موجودگی میں مجاہدین کی سرگرمیوں کے بارے میں کھل کر بات کرتے، لیکن بابا عبدالفتح کے بارے میں انہوں نے کبھی زبان نہیں کھولی، حالانکہ بابا عبدالفتح خود بھی ہفتے 2 ہفتے بعد اس بستی کا چکر لگا لیا کرتا تھا۔ چندرپال کو یہ تو پتا چل گیا تھا کہ بابا عبدالفتح کا بستی والوں سے تعلق ہے اور وہ یہاں آتا بھی ہے، لیکن اس کا اصل ٹھکانہ کوشش کے باوجود اسے معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کا بستی میں آنے کا کوئی دن بھی مقرر نہیں تھا۔ ظاہر ہے وہ کرنل کو اس کے بارے میں کوئی حتمی اطلاع نہیں دے سکتا تھا، اور پھر وہ بستی کے ایک شخص سے بابا عبدالفتح کا ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر پر اپنے کرنل کو اطلاع دے دی۔ چندرپال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بابا عبدالفتح کے ساتھ اس خفیہ ٹھکانے میں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں۔ اس نے کرنل کو یہی بتایا تھا کہ بابا عبدالفتح اکیلا ہی رہتا ہے۔ اس کی اطلاع پر کرنل نے صرف 4 فوجیوں پر مشتمل ایک ٹیم ان پہاڑوں میں بھیج دی۔ اس کے خیال میں ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے 4 فوجی کافی تھے، لیکن ان چاروں کی موت ہی انہیں گھیر کر وہاں لے گئی تھی۔ چندرپال کو یہ معلوم نہیں تھا کہ بابا عبدالفتح کے خفیہ ٹھکانے پر ریڈ کس دن ہوگا۔ چندرپال عام طور پر بستی کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد گھر آ جاتا تھا، لیکن آج گھر آنے کے بعد وہ سگریٹ لینے کے لیے بستی واپس چلا گیا تھا۔ اس وقت تک ہم بستی میں پہنچ چکے تھے اور بابا عبدالفتح کی شہادت کی اطلاع بھی بستی کے بیشتر لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ چندرپال جس دکان پر سگریٹ لینے کے لیے گیا تھا اسے بھی یہ اطلاع وہی ملی تھی۔ وہ کافی دیر تک وہیں بیٹھا باتیں کرتا رہا اور پھر 2-3 آدمیوں کے ساتھ ولی محمد کے مکان پر آ گیا۔ وہ اپنے آقاؤں کو اطلاع دینے سے پہلے خود تصدیق کر لینا چاہتا تھا، لیکن ہمارے ہتھے چڑھ گیا۔ اگر ہمیں یہاں پہنچنے میں چند منٹ کی تاخیر ہو جاتی تو وہ ٹرانسمیٹر پر اپنے آقاؤں کو اطلاع دے چکا ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں نے چندرپال کے خاموش ہونے پر کہا، یوں تو تم نے پوری وادی میں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ بابا عبدالفتح بھی پوری وادی کے لوگوں کا ہیرو تھا، لیکن اسے اس بستی سے خاص لگاؤ تھا۔ اس بستی کو بھی تم ناقابل تلافی نقصان پہنچا چکے ہو۔ یہاں وقتاً فوقتاً پناہ لینے والے مجموعی طور پر 8 مجاہدین کے علاوہ بستی کے 2 بے گناہ نوجوانوں کو بھی شہید کروا چکے ہو، اس لیے تمہاری تقدیر کا فیصلہ بھی بستی والے ہی کریں گے۔ چندرپال کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اسی دوران باہر سے شور کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ لگتا تھا جیسے بہت سے لوگ جمع ہوں، اور پھر باہر والا دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی کوئی رستم کا نام لے کر پکار رہا تھا۔ میں نے ولی محمد کی طرف دیکھا، وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی واپسی چند منٹ بعد ہوئی۔ اس کے ساتھ بستی کے 3-4 آدمی بھی تھے۔ کسی کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، کسی کے ہاتھ میں کلاڑا، ایک کے ہاتھ میں رائفل بھی تھی۔ اور پھر ان کی بات سن کر ان لوگوں کے یہاں جمع ہونے کی وجہ بھی سمجھ میں آ گئی۔ بستی والوں نے 2 گولیاں چلنے کی آواز سنی تھی۔ پہلے وہ سمجھے کہ بھارتی فوجیوں کہ کسی دستے نے بستی پر حملہ کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دی۔ البتہ چندرپال کی چیخوں کی آواز ان تک پہنچ گئی تھی۔ بستی والے یہ سمجھے تھے کہ شاید کوئی چور وغیرہ رستم کے گھر میں گھس گئے ہیں۔ فوجیوں کے بارے میں ان کا شبہ ختم ہو گیا تھا، کیونکہ بستی میں یا باہر بھی فوج کی کوئی گاڑی وغیرہ نہیں دکھائی دی تھی۔ یہ ہے تمہارا رستم، میں نے ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا اصل روپ یہ ہے کہ میں نے زمین پر پڑی ہوئی کالی دیوی کی تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مسلمان کے بھیس میں ہمارے بستیوں میں جا کر مخبریاں کرتا رہا۔ کئی مجاہدین اس کی وجہ سے شہید ہوئے، کئی معصوم عورتوں کی عزت لوٹی گئی، کئی گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا۔ آج ہمارا بابا عبدالفتح بھی اس کی وجہ سے شہید ہوا۔ نوری اور عبداللہ کی زندگیوں کے چراغ بھی اس کی وجہ سے ہی گل ہوئے۔ یوں تو یہ وادی کے تمام مسلمانوں کا مجرم ہے، لیکن اسے سزا دینے کا حق تم لوگوں کو ہے۔ اس بستی کے لوگ ہی اس کے لیے سزا تجویز۔ 1-2 آدمی چندرپال کو مارنے کے لیے لپکے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ اور بھی کئی لوگ اندر آ گئے تھے۔ انہوں نے کالی دیوی کی تصویر بھی دیکھ لی تھی اور ٹرانسمیٹر بھی۔ اس کے علاوہ ٹرنک سے 1-2 مزید ایسی چیزیں برآمد ہوئی تھی جنہیں چندرپال کے خلاف ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا تھا۔ وہ تمام چیزیں میں نے اپنے قبضے میں لے لی اور چندرپال کو بستی میں لے آیا۔ اس کے مکان کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ اگرچہ آدھی رات بیت چکی تھی، گاؤں دیہاتوں میں ایسی بستیوں میں شام کا اندھیرا پھیلتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی سناٹا چھا جاتا تھا، مگر رستم کے پکڑے جانے کی خبر رات کو بھی جنگل کی آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی تھی اور بہت سے لوگ بستی کے مرکزی چوراہے پر جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب لوگ چندرپال کے خلاف غصے کا اظہار کر رہے تھے اور کئی لوگ اسے مارنے کو لپک رہے تھے۔ چندرپال کو باندھ کر ولی محمد کے گھر کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ صبح فجر کی نماز کے فوراً ہی بعد بستی کے لوگ ایک بار پھر مرکزی چوک پر جمع ہو گئے اور چندرپال کو بھی وہاں پہنچا دیا گیا۔ بستی والوں نے چندرپال کے خلاف اپنا فیصلہ سنا دیا۔
चौराहे पर अखरोट के दरख्त की ऊंची शाख पर रस्सियां बांधकर चंद्रपाल को फंदे पर लटका दिया गया और उसकी लाश दोपहर तक दरख्त से झूलती रही। और फिर गांव के चंद लड़कों ने वो लाश फंदे से उतार कर बस्ती से थोड़ी दूर खेतों में ले जाकर फेंक दी। बस्ती वाले मेरे और अंगूरी के गर्विदा हो गए थे। हम तो उसी रोज जाना चाहते थे, मगर उन्होंने हमें रोक लिया।